नमस्कार। आज हम कक्षा 12 के मानव भूगोल की प्रकृति और विशेष क्षेत्र अध्याय के बारे में अध्ययन करेंगे। तो हम इस अध्याय में मानव भूगोल की प्रकृति और विशेष क्षेत्र के बारे में अध्ययन करेंगे। हम देखेंगे इसमें मानव भूगोल किसे कहते हैं, उसकी प्रकृति किस प्रकार की, विशेष क्षेत्र किस प्रकार का है, इसका विकास किस प्रकार हुआ है, इन सब चीजों का हम इस अध्याय में अध्ययन करेंगे। भूगोल पृथ्वी के मानवीय व भौतिक तथ्यों का अध्ययन करता है। इसी आधार पर इसे भौतिक व मानव भूगोल दो शाखाओं में बांटा गया है। मानव भूगोल में हम मुख्यतः तीन तथ्यों का अध्ययन करते हैं, तीन चीजों का अध्ययन करते हैं। पहला है भौतिक व सांस्कृतिक पर्यावरण के बीच संबंधों का अध्ययन। दूसरा, स्थान विशेष पर घटित होने वाली परिघटनाओं के वितरण व उनके घटित होने के कारणों का अध्ययन। तीसरा है विश्व के विभिन्न भागों में सामाजिक व आर्थिक विभिन्नताओं का अध्ययन हम मानव भूगोल के अंतर्गत करते हैं। तो मुख्य रूप से जो बात सामने आती है वो इसमें यही आती है कि भौतिक और सांस्कृतिक पर्यावरण के बीच संबंधों का क्या अध्ययन है, किसी स्थान पर जो घटनाएं होती है उनके घटित होने के क्या कारण हैं, और जो विभिन्नताएं विश्व में उनका अध्ययन हम इसके अंतर्गत करते हैं। अब अगर हम इसे परिभाषा के रूप में देखें तो मानव समाज व पर्यावरण के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन ही मानव भूगोल है। इसे हम एक सूत्र के माध्यम से भी समझ सकते हैं। Hg बराबर H प्लस N इंटू आई। यहाँ Hg का अभिप्राय है मानव भूगोल, ह्यूमन ज्योग्राफी। H ह्यूमन मानव, N अर्थात नेचर जिसे हम प्रकृति कहते हैं, और I इंटर रिलेशन अर्थात अंतर संबंध। तो मानव और प्रकृति के अंतर संबंधों का अध्ययन ही क्या है, मानव भूगोल। एक सामान्य परिभाषा के अलावा कई विद्वानों ने भी मानव भूगोल को परिभाषित करने का प्रयास किया है, जिसमें रेडजेल के अनुसार मानव भूगोल मानव समाज और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। एलन सैम्पल ने के अनुसार, जो कि एक अमेरिकी भूगोलवेत्ता रही हैं, मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। ब्लांश के अनुसार पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों तथा पृथ्वी पर निवास करने वाले जीवों के पारस्परिक संबंधों का अधिक संश्लेषित ज्ञान ही मानव भूगोल है। अर्थात तीनों परिभाषाएं हैं, इनमें तीन ही बातें मूल है, मानव, प्रकृति और उनके अंतर संबंध। अब किसी विद्वान ने उसे संश्लेषण नाम दिया है, किसी ने उसे परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन कहा है, और किसी ने उसे पारस्परिक संबंधों का अधिक संश्लेषित ज्ञान का है। मूल में केवल तीन ही हैं, मानव, प्रकृति और अंतर संबंध। अब हम मानव भूगोल की प्रकृति के बारे में देखते हैं। मानव भूगोल की प्रकृति में निम्न तथ्यों का अध्ययन किया जाता है। जीन बुश के अनुसार भूगोल की प्रकृति का केंद्रीय बिंदु वह स्थान है जहां पर मानवीय क्रियाएं संपन्न होती है, जिसमें कहां, कब व कैसे हुआ जैसे प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास किया जाता है। केंद्रीय बिंदु वह स्थान अर्थात प्रकृति में विद्यमान कौन सा स्थान है, चाहे वो प्राकृतिक पर्यावरण के अंतर्गत आता हो, चाहे सांस्कृतिक पर्यावरण के अंतर्गत आता हो, वहां पर कोई भी परिघटना है कहां पर घटी, कब घटी और कैसे घटी, इन प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास किया जाता है। विभिन्न प्रदेशों के पारिस्थितिकी समायोजन और प्रादेशिक संगठन का अध्ययन ही मानव भूगोल का अध्ययन है, उद्देश्य है। अब यहाँ पर पारिस्थितिकी समायोजन का तात्पर्य यह है कि मानव द्वारा वातावरण को अपने अनुकूल बनाकर समग्र विकास प्राप्त करने से है। अर्थात ये है कि प्रकृति ने हमें कई सारी सुविधाएं उपलब्ध की हैं, उसके अनुसार, और जो संघर्ष उत्पन्न किए हैं उसके अनुसार मानव किस प्रकार उनसे समायोजन करता है। मानव यह विकास वातावरण के साथ अनुकूलन व रूपांतरण की क्रिया के द्वारा करता है। अर्थात प्रकृति के द्वारा प्रदत्त जो भी संसाधन है उनके साथ मानव अनुकूलन स्थापित करता है और उसे अपने अनुसार रूपांतरित करने की कोशिश करता है। मानव भूगोल में क्षेत्र संगठन या प्रादेशिक संगठन दोनों का अभिप्राय एक ही यहाँ पर। तो उसका तात्पर्य यह है कि जनसंख्या, प्रदेश व संसाधनों के उपयोग की रणनीति से है। मतलब किसी क्षेत्र में जो संसाधन विद्यमान है उनका हम जनसंख्या और प्रदेश और संसाधनों के अनुसार किस प्रकार उपयोग करें। तो सम्मिलित रूप में हम ये कह सकते हैं कि मानव भूगोल में मानव तथा
वातावरण का विश्लेषण और उनके पारस्परिक क्रियाशील संबंधों का प्रादेशिक अध्ययन होता है। इस विचारधारा में मानव वर्ग की स्थिति प्राकृतिक वातावरण, सांस्कृतिक वातावरण और प्रादेशिक व्यवस्थापन के केंद्र में दिखाई गई है। इन्हें मानव भूगोल में तिक संतुलन के घटक कहते हैं, अर्थात प्राकृतिक वातावरण, सांस्कृतिक वातावरण और प्रादेशिक व्यवस्थापन। प्राकृतिक वातावरण जो प्रकृति के द्वारा उपलब्ध करवाया गया है, जिसमें हम पर्वत, पठार, मैदान, जो भी प्राकृतिक वनस्पति हम देखते हैं, वो सब चीजें सम्मिलित की जाती है। सांस्कृतिक वातावरण के अंतर्गत हम खनिज पदार्थ हैं, जो उद्योग लगाए हमने, जो भी सांस्कृतिक या मानव निर्मित भूदृश्य है, उसको हम सांस्कृतिक वातावरण के अंतर्गत रखते हैं। अब इन दोनों के बीच में प्रादेशिक व्यवस्थापन दिखाई देता है। तो ये 3 बिंदु हैं: प्राकृतिक वातावरण, सांस्कृतिक वातावरण और प्रादेशिक व्यवस्थापन। इनको हम त्रिक संतुलन के घटक भी कहते हैं। इसके बाद अगला है मानव भूगोल का विषय क्षेत्र। मानव भूगोल का विषय क्षेत्र बहुत व्यापक है, क्योंकि मानव प्रकृति के हर तथ्य के साथ, हर चीज के साथ, हर किसी जो प्रकृति में विद्यमान उसके साथ जुड़ा हुआ है। और हंटिंगटन ने इसके 2 प्रमुख भाग माने हैं, जिसमें मानव भूगोल के अनुसार हंटिंगटन का विषय जो क्षेत्र है, उसके अंतर्गत 2 चीजें आती है: भौतिक दशाएं और मानवीय अनुक्रियाएं। भौतिक दशाओं के अंतर्गत हम जलवायु, उच्चावच, अपवाह प्रणाली व प्राकृतिक संसाधनों का अध्ययन करते हैं। और मानवीय अनुक्रियाओं के अंतर्गत पृथ्वी तल पर मानव के द्वारा जो निर्मित लक्षण हैं, जैसे जनसंख्या है, मानव बस्तियां हैं, कृषि है, उद्योग, परिवहन आदि का अध्ययन हम करते हैं। हंटिंगटन ने यह कहा है कि भौतिक दशाएं और मानवीय क्रियाएं, इन दोनों का ही विस्तृत रूप में अध्ययन करना है क्या है मानव भूगोल का विषय क्षेत्र। अब मानव भूगोल का एक सामान्य रूप से अगर हम विषय क्षेत्र का वर्गीकरण करें तो उसे 6 भागों में हम बांट सकते हैं। पहला है जनसंख्या और उसकी क्षमता, दूसरा है प्रदेश के प्राकृतिक संसाधन, तीसरा है सांस्कृतिक वातावरण, चौथा है दूसरे प्रदेशों से संबंध, पांचवा है समायोजन तथा प्रादेशिक संगठन और छठा है कालिक अनुक्रम। तो इस प्रकार हम मानव भूगोल के जो विषय क्षेत्र है इसको 6 भागों में हम बांट सकते हैं, जिसमें जनसंख्या उसकी क्षमता के अंतर्गत हम विश्व में जो जनसंख्या विद्यमान है उसके बारे में अध्ययन करते हैं, प्राकृतिक संसाधनों के बारे में अध्ययन करते हैं, मनुष्य के द्वारा जो निर्मित सांस्कृतिक वातावरण है उसके बारे में अध्ययन करते हैं, और दूसरा जो दूसरे प्रदेश हैं, अन्य दूसरी जलवायु वाले मान लें या दूसरी पारिस्थितिकी वाले मान लें, उनके साथ हमारे क्या दूसरे जो क्षेत्र हैं उनके साथ क्या संबंध है। कालिक अनुक्रम का अभिप्राय ये है कि समय और परिस्थितियों के अनुसार किस किस प्रकार प्राकृतिक और सांस्कृतिक वातावरण की परिस्थितियां चेंज होती हैं। इसको हम अगली स्लाइड में देखते हैं। जनसंख्या और उसकी क्षमता, इसके अंतर्गत हम मानव भूगोल में हम जनसंख्या के वितरण, प्रवास, अधिवास व उनकी प्रजातिगत सामाजिक संरचना का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में विवेचन करते हैं। अर्थात विश्व में जनसंख्या का वितरण किस प्रकार है, कहां से कहां पर लोग प्रवास कर रहे हैं, किस प्रकार के घरों में लोग निवास कर रहे हैं, अधिवास का प्रकार कैसा है, और उनकी प्रजातिगत, उनके जो भौतिक लक्षण है, नाक, कान, उनका जो शारीरिक गठन है वो किस प्रकार का है, इन सब का हम ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में विवेचन करते हैं मानव भूगोल में। प्रदेश के प्राकृतिक संसाधन, अब दूसरा जो विषय है वो है प्राकृतिक संसाधन। अब इसके अंतर्गत जिस क्षेत्र में हम निवास कर रहे हैं, जो भी विश्व में क्षेत्र विद्यमान है, वहां पर जो उपलब्ध प्राकृतिक संसाधन है, भूमि है जो एक मुख्य प्राकृतिक संसाधन के रूप में, जिस पर हम फसल उगाते हैं, विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक वनस्पतियां हम लगाते हैं या लगती हैं। दूसरा जल, खनिज आदि का हम इसके अंतर्गत अध्ययन करते हैं। तो प्रकृति में जो भी संसाधन विद्यमान है, जो प्रकृति के द्वारा हमें उपलब्ध करवाए गए हैं, प्रकृति के द्वारा हमें दिए गए हैं हमारे विकास के लिए, उन सब का हम मानव भूगोल के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। सांस्कृतिक वातावरण, इसके अंतर्गत जनसंख्या, जो प्राकृतिक संसाधन, उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों के आधार पर जो जनसंख्या है उन्होंने अपने मानव विवेक के द्वारा जो सांस्कृतिक वातावरण डेवलप किया है उसका हम इसमें अध्ययन करते हैं। जैसे जनसंख्या है वो उसका वितरण किस प्रकार है, कहाँ पर कितनी जनसंख्या पाई जाती है, वो संसाधन के रूप में है अथवा
भार रूप में है, मानव बस्तियां हैं किस प्रकार बसाई गई हैं, कृषि के विभिन्न प्रकार हम देखते हैं, तो वो और विनिर्माण उद्योग उपलब्ध संसाधनों के आधार पर किस प्रकार के विनिर्माण उद्योग वहां पर लगाए गए हैं, किस प्रकार का परिवहन का संसाधन वहां पर विकसित किए गए हैं, जल थल वायु नभ किस प्रकार के वहां पर परिवहन के साधन विकसित किए गए हैं। इन सबका जो अध्ययन हम सांस्कृतिक वातावरण के अंतर्गत करते हैं। कालिक अनुक्रम, समय के साथ साथ मानव और पर्यावरण के बीच बदलते अंतर संबंधों का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। अर्थात प्राचीन काल में किस तरह मानव की परिस्थितियां थी, किस प्रकार संसाधन थे, किस प्रकार उसने विकास करना शुरू किया था, और वर्तमान काल में मानव की परिस्थितियां क्या है, क्या उसके पास संसाधन है और क्या उसने विकास किया है, उन सबके जो अंतर संबंध है उस समय में और वर्तमान परिस्थितियों में तुलना करना, उनका अध्ययन करना ही कालिक अनुक्रम के अंतर्गत आता है। मतलब समय और काल की परिस्थितियों के अनुसार जो परिवर्तन आए हैं उनका हम इस विषय के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। दूसरे प्रदेशों के साथ संबंध, अगला बिंदु है दूसरे प्रदेशों के साथ संबंध। इसमें मानव का पृथ्वी के विभिन्न प्रदेशों से आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक व राजनीतिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। इसमें हमारी पृथ्वी काफी विशाल है, इसमें विभिन्न प्रकार की विविधताएं देखने को मिलती हैं और उन विविधताओं में आर्थिक विविधताएं भी होती है, सामाजिक विविधताएं भी होती है, सांस्कृतिक और राजनीतिक विविधताएं भी होती हैं। तो उनके बीच में हम किस प्रकार एक दूसरे से संबंध बनाएं और किस प्रकार के संबंध हैं, उन सबका हम दूसरे प्रदेशों से संबंध के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। समायोजन और प्रादेशिक संगठन, अब ये जो बिंदु है इसमें हम दो प्रकार के परिप्रेक्ष्य हैं, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में और भविष्य के परिप्रेक्ष्य में। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हम देखते हैं तो पृथ्वी तल पर मानव द्वारा संपादित विभिन्न क्रियाओं व उनमें विभिन्नताओं के कारणों का अध्ययन करने के साथ ही उपलब्ध संसाधनों का समाज के विभिन्न वर्गों में वितरण, उपयोग व संरक्षण करना मानव भूगोल का विषय क्षेत्र है। अर्थात वर्तमान में जो हमारे पास संसाधन उपलब्ध हैं, विभिन्न क्रियाएं जो हम करते हैं, प्राकृतिक संसाधनों के साथ जो विभिन्न क्रियाएं हम करते हैं, उनका समाज में विभिन्न किस प्रकार का वितरण है, किस प्रकार उनका उपयोग किया जाता है और किस प्रकार उनका संरक्षण किया जाए, ये मानव भूगोल का विषय क्षेत्र है। अब उनका जो हमारे पास उपलब्ध संसाधन उनका हम भविष्य में किस प्रकार उपयोग करें, उसके बारे में। दूसरा है भविष्य के परिप्रेक्ष्य में, संसाधनों के अति दोहन के कारण प्राकृतिक असंतुलन उत्पन्न हो गया है, जिस कारण वातावरण अवनयन व पर्यावरण प्रदूषण जैसी गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई है। अतः संतुलित विकास के लिए वातावरण नियोजन मानव भूगोल का अध्ययन क्षेत्र है। तो वर्तमान जो परिस्थितियां हैं उनसे कई प्रकार के हमारे सामने समस्या उत्पन्न हो गई है, जैसे वातावरण अवनयन, पर्यावरण प्रदूषण और इसके अलावा ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन परत क्षय, कई प्रकार की गंभीर समस्याएं पैदा हो गई है, जिसके कारण मानव जीवन पर भी संकट पैदा हो गया है। अब इनसे हम किस प्रकार निजात पाएं और जो हमारी आने वाली पीढ़ियां हैं उसके लिए हम किस प्रकार विकास करें, किस प्रकार वर्तमान संसाधनों का उपयोग करें, किस प्रकार वातावरण के साथ नियोजन करें, इन सब का अध्ययन हम भविष्य के परिप्रेक्ष्य में करते हैं। अगला है हमारा मानव भूगोल का विकास। अब जो हम मानव भूगोल है इसका विकास किस प्रकार हुआ, कहाँ से इसके अध्ययन की शुरुआत हुई, ये हम देखते हैं इसके अंतर्गत। मानव भूगोल का विकास, मानव भूगोल का विधिवत विषय के रूप में जो विकास है वो अध्ययन 19वीं सदी में आरंभ हुआ, जब जर्मन भूगोलवेत्ता रेडजल ने अपनी पुस्तक एंथ्रोपोजोग्राफी का प्रकाशन दो खंडों में 1881 में और 1891 में किया। जर्मनी के बाद फ्रांस, इंग्लैंड व अमेरिका में मानव भूगोल की नवीन विचारधाराओं का विकास हुआ। इसके विकास की अवधि को 3 भागों में बांटा गया है। इससे पहले जो मानव भूगोल के संबंध में अध्ययन होता था उसमें सभी मिला जुला अध्ययन करते थे और अन्य जो भूगोल की शाखाएं हैं उनके साथ मानव भूगोल का अध्ययन किया जाता था। मानव भूगोल का स्पष्ट जो विषय के रूप में अध्ययन हुआ वो 19वीं सदी के बाद में ही हुआ। मानव भूगोल का विकास है उसको हम 3 कालों में बांटते हैं, प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। प्राचीन काल जो इस शुरुआत से लेकर 7वीं सदी तक माना जाता है, मध्यकाल जो 8वीं से 18वीं सदी तक माना जाता है, और जो आधुनिक काल है जिसमें हम वर्तमान में विद्यमान है वो 18वीं सदी से वर्तमान तक हम वर्तमान काल को, आधुनिक काल को मानते हैं। अब प्राचीन काल जो प्रारंभ से 7वीं सदी में है, इसके अंतर्गत
मानव सभ्यता के आरंभिक युग में मानव पर प्राकृतिक वातावरण का प्रभाव था। प्रकृति को ही वो सब कुछ मानता था और प्रकृति पर ही आधारित था। लोग सूर्य, अग्नि, जल, वर्षा आदि को देवता मानकर उनकी पूजा करते थे। थेल्स व एनेक्सीमेंडर, जो प्रथम मानचित्र निर्माता थे, ने जलवायु का मानव पर प्रभाव का वर्णन किया। अर्थात उन्होंने जलवायु विज्ञान के आधार पर मानव भूगोल को परिभाषित करने का प्रयास किया। अरस्तु ने अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स में यूरोप व एशिया के निवासियों की तुलना करते हुए बताया कि ठंडे प्रदेशों, जो कि यूरोप में विद्यमान थे, यूरोप के लोग बहादुर लेकिन चिंतन में कमजोर, जबकि गर्म प्रदेशों एशिया के निवासी वीर व चिंतनशील होते हैं। अर्थात उन्होंने जो मानव का चिंतन है उस पर वहां की जलवायु का प्रभाव बताया। हेरोडोटस ने घुमक्कड़ जाति व स्थायी कृषक जातियों के जीवन पर वातावरण के प्रभावों का उल्लेख किया है। तो जो घुमक्कड़ घूमने फिरने वाले जो लोग हैं, जो जनजातियां हैं और जो स्थायी कृषक हैं, उनके जीवन पर वातावरण के प्रभावों का उल्लेख किया है। हेकेटियस ने अपनी पुस्तक जेस पेरिडियस में उपलब्ध भौगोलिक ज्ञान को व्यवस्थित किया। इस कारण इन्हें भूगोल का जनक कहा जाता है। हेकेटियस ने गैस पैराडोस जो उसकी पुस्तक थी उसमें भौगोलिक ज्ञान को व्यवस्थित किया था, इस कारण उनको भूगोल का जनक कहा जाता है। इस प्रकार प्राचीन काल में जो मुख्यतः अध्ययन किया जाता था वो अन्य विषयों के साथ किया जाता था। इसके बाद मध्यकाल 8वीं सदी से 18वीं सदी तक, इसमें 8वीं सदी में अरब भूगोलवेत्ताओं ने प्रादेशिक भूगोल को व्यवस्थित रूप में प्रस्तुत किया। उसके पूर्व में अलग अलग प्रदेशों के आधार पर अध्ययन होता था, तो उन्होंने उसको व्यवस्थित रूप में प्रस्तुत किया। 15वीं शताब्दी में यूरोपीय खोजकर्ताओं कोलंबस, वास्को डी गामा आदि ने नए देशों का पता लगाया। इस काल में नए प्रदेशों की खोज व प्रादेशिक विश्लेषण पर विशेष जोर रहा। प्रदेशों का वर्णन यह मानकर किया गया कि सभी प्रदेश पृथ्वी के ही भाग हैं। अर्थात इस युग में पहले तो अरब भूगोलवेत्ताओं ने अध्ययन किया और उसके बाद फिर 15वीं शताब्दी का जो युग है इसे खोज युग के नाम से भी जाना जाता है। तो नए नए देशों की खोज इसमें की गई। 17वीं शताब्दी में जर्मन विद्वान कल्लुवेरियस ने पुस्तक विश्व भूगोल में संसार के देशों का प्रादेशिक वर्णन किया। वॉरेनियस ने भूगोल में नवीन सिद्धांतों का पहली बार समावेश किया। वह भूगोल को सामान्य व विशिष्ट भूगोल में विभाजित किया। इसे भूगोल में द्विभागीकरण कहा जाता है। मतलब भूगोल को दो भागों में बांटा, सामान्य भूगोल और विशिष्ट भूगोल। सामान्य भूगोल में उन्होंने कहा कि हम पूरी पृथ्वी का एक समग्र अध्ययन करते हैं और विशिष्ट भूगोल में प्रदेश विशेष का अध्ययन हम करते हैं। इस तरह का उन्होंने माना। तो मध्यकाल में इसने धीरे धीरे आगे बढ़ने का कार्य किया, पर अभी तक भी ये एक स्पष्ट विषय के रूप में उभर कर सामने। आधुनिक काल जो कि 18वीं सदी से वर्तमान तक विद्यमान है, इसमें 4 क्षेत्रीय विचारधाराओं का योगदान रहा, जिसमें सबसे प्रमुख रही, शुरुआत जहां से हुई वो है जर्मन स्कूल ऑफ ज्योग्राफी। उसके बाद फ्रेंच स्कूल ऑफ ज्योग्राफी अर्थात फ्रांसीसी विचारधारा। उसके बाद अमेरिकी स्कूल ऑफ ज्योग्राफी, अमेरिकी विचारधारा, और ब्रिटिश स्कूल ऑफ ज्योग्राफी अर्थात ब्रिटिश विचारधारा है। इसमें हम सबसे पहले देखते हैं जर्मन विचारधारा। जर्मन भूगोलवेत्ताओं ने भूगोल का सर्वाधिक विकास किया। वह भूगोल को एक वैज्ञानिक विषय के रूप में विकसित किया। जर्मन विचारधारा में प्रकृति को मानव से अधिक शक्तिशाली माना गया है। प्रकृति को मानव से अधिक शक्तिशाली माना गया है, जिसे नियतिवादी या प्रकृतिवादी या प्रगतिवादी अवधारणा कहा गया है। इसमें प्रमुख जर्मन विद्वान थे हम्बोल्ट, रिटर, फॉब्रेल और रेडजेल थे। इसमें रेडजेल ने मानव भूगोल पर एंथ्रोपोजोग्राफी पुस्तक भी लिखी है। इस कारण रेडजेल को मानव भूगोल का जनक भी कहा जाता है। अर्थात व्यवस्थित रूप में जो अध्ययन की शुरुआत हुई वो आधुनिक काल में जर्मन विचारधारा के द्वारा हुई। दूसरा है फ्रांसीसी विचारधारा। जर्मनी के बाद मानव भूगोल का सर्वाधिक विकास फ्रांस में हुआ। प्रमुख फ्रांसीसी भूगोलवेत्ताओं में ब्लांश, ब्रोंश व फेब्रे प्रमुख हैं। फ्रांसीसी विचारधारा में मानव को प्रकृति से अधिक शक्तिशाली माना गया। अर्थात ये माना गया है कि मानव अपने ज्ञान के द्वारा प्रकृति ने जो भी संसाधन हमें दिए हैं उसको अपने अनुसार ढाल सकता है
और अपने अनुसार प्रकृति को चला सकता है। जिसे संभववादी विचारधारा का नाम दिया गया। संभववाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग फेब्रे के द्वारा किया गया, जबकि ब्लांश को संभववाद का जनक कहा जाता है। तो संभववाद जो शब्द है वो फेब्रे के द्वारा कहा गया और ब्लांश को संभववाद का जनक कहा गया, क्योंकि इन्होंने संभववाद के बारे में विस्तृत व्याख्या की है। इसके बाद अमेरिकी स्कूल और ब्रिटिश स्कूल ऑफ ज्योग्राफी दोनों एक ही समय में पल्लवित पोषित हुए थे। इस कारण दोनों को एक साथ ही बताया गया है। इस विचारधारा के प्रमुख भूगोलवेत्ता सैमुअल हंटिंगटन, ईशा बोमेन, कार्ल सावर, गिफिट टेलर, हर्बर्टसन और मैकिंडर प्रमुख थे। इसमें कुछ विद्वान अमेरिकी हैं और कुछ ब्रिटिश विचारधारा या ब्रिटिश हैं। ग्रिफिथ टेलर ने अपनी पुस्तक 20वीं शताब्दी में भूगोल में नवनिश्चयवाद विचारधारा का प्रतिपादन किया, जिसे रुको और जाओ के नाम से भी जाना जाता है। इस विचारधारा ने मानव और प्रकृति के बीच सामंजस्य पर बल दिया, अर्थात इसने प्रकृतिवाद, नियतिवाद और संभववाद दोनों के बीच का रास्ता सुझाया है। अर्थात इसने कहा कि मानव सभी काम करने में सक्षम नहीं है, उसको प्रकृति के सहयोग की आवश्यकता पड़ती है और प्रकृति के बहुत सारे तथ्य ऐसे हैं जिस पर मानव पार नहीं पा सकता, अर्थात उनके आगे उसे झुकना पड़ता है। वो केवल प्रकृति को के कुछ ही उपागमों में परिवर्तन करने में सक्षम है। इस प्रकार मानव भूगोल का विकास हुआ। अब इसके बाद आगे की जो कहानी है उसमें क्या हुआ? 1930 के दशक में मानव भूगोल की अनेक उपशाखाओं का विकास हुआ, जिसमें प्रमुख है सांस्कृतिक भूगोल, आर्थिक भूगोल, राजनीतिक व सामाजिक भूगोल। अर्थात जो मानव भूगोल है इसका क्षेत्र व्यापक हो गया और इसका भी वर्गीकरण सामने आया, जिससे सांस्कृतिक भूगोल, आर्थिक भूगोल, राजनीतिक और सामाजिक भूगोल इन भागों में बांटा गया है। फिर इसके पश्चात इनका भी वर्गीकरण सामने आया। आर्थिक भूगोल के अंतर्गत भी कई सारे भूगोल हमें देखने को मिलते हैं। कृषि भूगोल, परिवहन भूगोल और उद्योग भूगोल, वाणिज्यिक भूगोल, इस प्रकार कई शाखाएं होती गई। इसके अलावा कई सारी विचारधाराएं भी सामने आई, जिसमें पहली विचारधारा है मात्रात्मक क्रांति। भूगोल में सांख्यिकीय व गणितीय तकनीकी के प्रयोग के परिणाम स्वरूप हुए परिवर्तन को मात्रात्मक क्रांति कहते हैं। अर्थात भूगोल में सांख्यिकी, विभिन्न जो तथ्य थे इनका सांख्यिकी के आधार पर मूल्यांकन किया जाने लगा, तो उसको हम मात्रात्मक क्रांति कहते हैं। भूगोल में मात्रात्मक क्रांति का सर्वप्रथम प्रयोग बर्टन के द्वारा 1963 में किया गया। मात्रात्मक क्रांति का विकास भूगोल में सिद्धांतों व प्रदेशों के विकास के लिए किया गया था, जिससे इस विषय को वैज्ञानिक विषय बनाया जा सके। मात्रात्मक क्रांति का दार्शनिक आधार प्रत्यक्षवाद था, अर्थात जो प्रत्यक्ष में दिखाई दे रहा है वही सत्य है, जो किसी के द्वारा बताया गया है या थोपी हुई अवधारणा है वो बिल्कुल भी सत्य नहीं है, अर्थात यथार्थ पर जोर देता था। दूसरी विचारधारा है क्रांतिकारी उग्र सुधारवादी विचारधारा, जिसे रेडिकल ज्योग्राफी के अंतर्गत भी रखा जाता है, रेडिकल विचारधारा भी कहा जाता है। भूगोल में क्रांतिकारी विचारधारा का विकास 1970 में मात्रात्मक क्रांति की प्रतिक्रिया स्वरूप हुआ। उग्र सुधारवादियों ने गुणात्मक शोध द्वारा मानव और पर्यावरण के संबंधों को स्थापित करने का प्रयास किया, अर्थात इसमें भूगोल के गुणात्मक पक्ष को आगे लाने का प्रयास किया गया। यह विचारधारा मार्क्सवादी सिद्धांत से प्रभावित है, जो निर्धनता जैसी सामाजिक समस्याओं का तत्काल निराकरण चाहते हैं। रेडिकल विचारधारा के विकास में डेविड हार्वे, आर पीट व एंटीपोड पत्रिका का विशेष योगदान रहा। इसके अलावा अगली विचारधारा आई व्यवहारवादी और आचारपरक विचारधारा। इस विचारधारा के अनुसार मनुष्य की आर्थिक क्रियाओं के निर्णय मानसिक मानचित्र, मेंटल मैप पर आधारित होते हैं। मानसिक मानचित्र अवधारणा 1966 में पीटर गोल्ड द्वारा प्रस्तुत की गई। इस विचारधारा के अनुसार एक भूगोलवेत्ता पर्यावरण की मानसिक इमेज बनाता है, जिसके आधार पर निर्णय किया जाता है और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संबंधों का प्रयोग करता है। अर्थात इसमें यह माना जाता है कि उपलब्ध जो पर्यावरण है इसके अनुसार मानव ये सोचता है कि मेरा विकास किस प्रकार हो सकता है, मैं किस किस क्षेत्र में विकास कर सकता हूं, और उसके आधार पर उसके संबंधों का प्रयोग
करता है। नेक्स्ट है मानवतावादी विचारधारा। इस विचारधारा का विकास तुआन व कर्क द्वारा 1970 में किया गया है। इस विचारधारा का संबंध लोगों के सामाजिक कल्याण से है, अर्थात इस विचारधारा में सोशल वेलबींग की अवधारणा लाई गई कि मानव का कल्याण या सामाजिक कल्याण सर्वप्रमुख है, उसके आधार पर हमें अध्ययन करना चाहिए और उसी के अनुसार हमें कार्य करने चाहिए। धन्यवाद। ये कक्षा 12 के जो वर्तमान में राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का जो पाठ्यक्रम है उसके अनुसार प्रथम अध्याय है। आप लोगों को कैसा लगा जरूर बताएं। धन्यवाद।